हमें लेके जाना है। इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन जैसे एक्टिव लाइफ का है। और एक्टिव लाइफ एक बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है। और हम आपको बता दें कि पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, अ, ये जो एक्टिव लाइफ है ना, ये मैग्नेटिक वेव थेरेपी, ये दो थेरेपी पे काम करती है। एक मैग्नेटिक वेव थेरेपी जो लगभग 5,000 वर्ष पुरानी, यानी जो एक्यू लाइफ है ना, जो 5,000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंचर। एक्यूपंचर और आधुनिक प्रतिरक्षा निवारक चिकित्सा, यानी जो इम्यूनिटी पे काम करती है। ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्यू लाइफ मशीन है वो मैग्नेटिक वेव थेरेपी और काम करती है आपकी मॉडर्न इम्यूनो प्रिवेंटिव थेरेपी पे। यानी ये हमें एक्यूपंचर का भी फायदा दे रही है, एक्यूप्रेशर का भी फायदा दे रही है, और इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके लिए ये काम करती है। और ये चिकित्सा इंडिया में भले ही हम कह सकते हैं लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं, इसकी शुरुआत हो गई थी 1780 में। मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी की। एक्यूपंचर तो बहुत पुराना है, क्योंकि एक्यूपंचर जैसे हमने आपको बताया कि 5,000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो हमारी एक्यू लाइफ उस 5,000 पुरानी चिकित्सा पद्धति और इम्यूनोथेरेपी का एक संयोजन है, मिश्रण है। और इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी। एक वैज्ञानिक थे कार्बोनी। कार्बोनी वैज्ञानिक थे पश्चिमी देशों में, पश्चिमी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंत्रिकाओं और मांस पर विद्युत धाराओं के प्रभाव की खोज की थी। यानी नर्वस सिस्टम और मांस में विद्युत धाराओं के प्रभाव प्रभाव का अध्ययन किया था कार्बोनी ने। और इसके बाद लगातार उस पर वर्क रहा, लोग रिसर्च करते रहे। 1783 में एक जापानी वैज्ञानिक थे हाशिमोतो सोकुची। ये थोड़े कठिन नाम है, हमने लिख के रखे हुए हैं। सोकुची ने विद्युत धाराओं का उपयोग इंसान पर किया था। इसके बाद 1825 में एक फ्रांसीसी रिसर्चर थे सैलेंडर। इन्होंने तंत्रिका तंत्र की बीमारी के इलाज के लिए, यानी नर्वस सिस्टम की बीमारी के इलाज के लिए गैल्वेनिक एक्यूपंक्चर का प्रयोग शुरू किया था। और इसके बाद 1859 उनसठ में वैज्ञानिक थे जापान के सकुमा सोजन। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए पहला ज्ञात विद्युत प्रवाह उपकरण बनाया था। और इसके बाद 1950 में एक जापान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में सबसे ज्यादा एक्यूपंक्चर का प्रयोग फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस ने अन्य सभी देशों को पीछे, यानी जो एक्यूपंक्चर इलेक्ट्रो उस मैग्नेटिक वेव पे काम करते थे उन सबको पीछे छोड़ दिया। और फ्रांस के हॉस्पिटल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें कम से कम 15 से अधिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां के डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स केवल एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हैं। और उसका नियमित उपचार वहीं इन्हीं से दिया जाता है, इसी मैग्नेटिक वेव थेरेपी से दिया जाता है। अब आप समझिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। और यहाँ लोग क्या कहते हैं जब हम किसी को दिखाते हैं, तो उनको ये लगता है ये फालतू की चीज है। क्यों? उन्हें जानकारी है नहीं और जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत पुराना है, मतलब इतिहास है और इसका रिसर्च है। और फ्रांस इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद 1970 के दशक के अंत में डब्ल्यूएचओ ने भी एक डब्ल्यूएचओ ने एक नहीं, बहुत सारे अध्ययन किए थे। एक सीरीज अध्ययन की, एक सीरीज उन्होंने डेवलप की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्यूपंक्चर जो है 40 आंतरिक रोग प्रक्रियाओं में अत्यधिक प्रभावित घोषित है। मतलब ये डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है कि 40 आंतरिक बीमारियों पे एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा काम करता है। ये डब्ल्यूएचओ का अध्ययन है, और एक नहीं बहुत सारे अध्ययन है। तो आप बता सकते हैं, और आपको गर्व होना चाहिए कि हम कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे डब्ल्यूएचओ भी अप्रूव करता है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे दुनिया में हेल्थ पे वर्क करता है, बहुत सारे रिसर्च करता रहता है, बहुत सारे अध्ययन करता है। तो ये WHO ने किया है। हम जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। नो अच्छा, सर, अब ठीक है, देखिए, आवाज आवाज अब सही है सर। देखिए, अब देखिए हमारे शरीर में जो है ना, किन चीजों का प्रभाव रहता है। जैसे अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे इस पे काम करते हैं, ठीक है, और एक्यूपॉइंट यानी रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा काम करते हैं। तो एक्यूपंक्चर में होता क्या है कि एक्चुअली हमारे शरीर में एक ची एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? ची होती है। और ये एनर्जी जो है ना, मेरिडियंस के द्वारा पूरे बॉडी में प्रवाहित होती है। जब हम एक्यूलैब का इस्तेमाल करते हैं तो उन मेरिडियंस में ची एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। और जब ची एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है तो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। और मेरिडियंस कितने हैं हमारे शरीर में? टोटली 14 मेरिडियंस है, लेकिन 12 लोग मतलब 12 को मान्यता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पेयर्ड है, दो अनपेयर्ड है। तो इसलिए मोस्टली लोग 12 बताते हैं, लेकिन 14 मेरिडियंस है। इन्हीं मेरिडियंस में एनर्जी का फ्लो होता है। और जहां पे फ्लो कम होता है वहां वो अंग हमारा बीमार हो जाता है। और एक्यूपंक्चर जो है पूर्णतः संतुलन पे काम करती है। अब दूसरा प्रभाव क्या होता है? दूसरा प्रभाव हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक्यूलाइफ हमारी क्या करती है? जो एक्यूलाइफ है वो मैग्नेटिक वेव थेरेपी, यानी विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह और मैग्नेटिक एनर्जी, इन दोनों का इस्तेमाल करती है। अब जैसे आप समझिएगा कि हमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर मिलता था अर्थ से। अर्थ सबसे बड़ा चुंबक है, यानी पृथ्वी। और पृथ्वी का जो इनर कोर है वो, उसको चुंबकीय माना जाता है। उससे ये पृथ्वी बहुत बड़ा मैग्नेट है और हमें वहीं से मैग्नेट एनर्जी मिलती थी। लेकिन आप देखिएगा लगभग एक सदी मान लीजिए या 100 वर्ष मान लीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं, तो हुआ क्या कि कंक्रीट, और जैसे हमारे घर हैं पक्के हो गए कंक्रीट के, ईंटों के, इसके बाद स्टील लोहे का इनका प्रयोग किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड था वो इनमें समाहित हो गया, और हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में कम हो गया। और जब भी इसका अध्ययन है जापान में इस पे अध्ययन हुआ, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनसे बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने वो मापा है। तो उनके अनुसार हमारे शरीर से कम 5% मैग्नेटिक एनर्जी कम हो गई। ये जापानी विद्वानों ने इसको मापा है। और होता क्या है कि जब हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय एनर्जी कम होती है तो तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो चुंबकत्व के अभाव में या चुंबकीय एनर्जी के कमी से तंत्रिका तंत्र के रोग डेवलप होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग डेवलप होने लगते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हमारा वीक होने लगता है, गतियां हमारी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। और शरीर में एंजाइमों की भी कमी आ जाती है, एंजाइम्स की कमी आ जाती है। जब एंजाइम्स की कमी आती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह से ये हमें प्रभावित करती है। तो एक्यू लाइफ से हम क्या कर सकते हैं? अपने तंत्रिका तंत्र को स्ट्रांग कर सकते हैं। यानी जब हमें ये पता चल गया कि चुंबकीय एनर्जी से हमें क्या मिलता है और चुंबकीय एनर्जी कम होने से हमें क्या नुकसान होते हैं, तो हम उसको, और हमें पता होगा कि एक्यू लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय एनर्जी भी हमें मिलती है, तो हम उससे चुंबकीय एनर्जी लेके अपने बॉडी को संतुलित कर सकते हैं। और एक और छोटी सी बात, आज हम केवल आपको डिटेक्ट करना बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात हम और आपको बताएं। जब आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, तो किसी भी अंग पे जब हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो हमें वहां पे कम से कम 15 दिन ट्रीटमेंट देना है, और 10 से 20 मिनट तक। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, हमारे कुछ बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में बताया कि एक्टिव पंचर जो है वो बैलेंसिंग पे काम करती है। तो हमारे जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट और स्प्लीन,
ये 5 हमारे बैलेंसिंग पॉइंट है। तो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन इन 5 अंगों पे जरूर ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब इन पांचों अंगों पे ट्रीटमेंट देंगे तो हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। ये ट्रीटमेंट का है। अब हम देखते हैं कि शुरुआत कैसे करते हैं और कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी एक्यूलाइव मशीन है, अभी दिख रही है सबको? नो। नहीं दिख रही है? नो। अच्छा। अच्छा, स्क्रीन चल रहा लगता है इसलिए नहीं दिखेगी। यस। अच्छा, अंतरिक्ष, एक काम करो, अभी स्क्रीन हटा दो, और 1 मिनट 2 मिनट पहले हम एक का थोड़ा दिखा देते हैं, इसके ठीक है बाद आप सर, ठीक लगाइएगा, ठीक है? ठीक ठीक हाँ, है सर, ठीक ठीक। नहीं, वो अपने पे क्लिक कर लिए वो खुद ही दिखेगा बड़ा। है। अपने पे कर सकते थे वो पिन करके। अच्छा, मतलब ये कौन बड़ा करेगा, हम या ये जो ऑडियंस है? सर सब लोग हम जहाँ लोगों पे ने ऊपर बड़ा कर कोना। लिया। अच्छा, दिख हाँ रहा है? ठीक। ठीक ठीक ठीक। देखो, इसकी ये जो प्रोब है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम इस प्रोब को लगाएंगे, जो डिटेक्ट वाला पॉइंट, जो डिटेक्ट प्रोब है। ठीक। अब ये इसमें अगर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो हम वो हमारे सेल आते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक्सेल सेल होते हैं। और नहीं तो ये अडाप्टर है, इसको लगाएंगे प्लग में, और ये वाला हिस्सा इसमें लगा देंगे यहाँ पर। सर दिख मुझे रहा है तो ना? नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा? सर नहीं, एक कैसे काम दिखेगा? करिए सर, अपना हाँ। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हटा दीजिए तब दिखा, क्योंकि वो कभी अच्छा कभी अच्छा, ब्लर ठीक हो है, ठीक जाती है ना, बैकग्राउंड ठीक हटा ठीक दीजिए ठीक अपना। ठीक 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 ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं, बड़े साइज में सर कैसे दिखेंगे? एक मिनट से हम स्क्रीन हटा दे रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हाँ, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। अभी दिख रहा है? अभी बैकग्राउंड हटा दें क्या? हाँ सर, ये ब्लैक ब्लैक ये सर बैकग्राउंड हटा दिए सर। हाँ, ठीक है, ठीक। आप देखिए, अब क्लियर है सर। सही है ना? अब देखिएगा, ये वाला जो प्रोब है ना, अब इसको तो हमने ये लगा लिया। ये हमारा, ये जो है ना, ये प्रोब हमने, देखिए इस मशीन के 2 हिस्से हैं। इसमें अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे, अगर हम अपनी तरफ से, और आप अगर देख रहे हैं, तो देखिए ये जैसे ये दिख रहा है, तो इसमें आप देखिएगा, ये सर अगर आप हम, कैमरा ऐसा सेट करिए कि आपकी छत नहीं दिखनी चाहिए। आप अपना कैमरा ठीक से सेट करिए और ठीक से, बस अब सही है। आप सही है ना? चलिए, 1 मिनट। अब देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है ना? ठीक। तो ये हमारा, अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो राइट साइड पे हमें इसको लगाना है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लगा लेंगे जब आपके पास एक्यू लाइफ होगी, तो ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आप लगा लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको हमने लगा लिया। अब इसके बाद देखिएगा टेक्निकल चीज क्या है। ये इससे हम जो है, इसमें बैटरी नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे ये बटन है, ठीक है? जो लोग नए हैं वो देखेंगे, जो ये बटन गोल वाला है, इसको पहले हम एक बार, लेकिन हमें इसको अगर हम आपको लगा के दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसको, 1 मिनट देखते हैं जरा, सेल है इसमें कि नहीं है। सेल नहीं है। ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने सेल नहीं लिया। अच्छा, 1 मिनट का समय दीजिए, तो हम एक्सटेंशन बोर्ड लाके आपको दिखाते हैं, ठीक है? 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है सर। क्या बात है, चलो।
सर ना आप दिख रहे हैं ना आपकी वॉइस दिख रही है। एक मिनट रुकिए जरा, इसको सेट कर दें अभी। हम्म। अब देखिएगा, अब देखिएगा ये एक्यूलैब मशीन है, ठीक। अब दिखाई दे रही है? यस सर। दिख रही है ना? अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये जो बटन है हमारी ये वाली, ठीक है, ये गोल गोल बटन है, इसको जब हम दबाएंगे तो ये हमारी बंद ऑफ हो गई, ठीक। अब इसको हम जब ऑन करेंगे, इसी को पुश करेंगे तो ये चालू हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे आ गई। अब हम जब डिटेक्ट मोड पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसी एक पॉइंट पे रख के, एक पॉइंट पर रख के जब हम शुरुआत करेंगे तो एक पॉइंट से ही हम ये वाला जो हिस्सा है, इसको अगर ये चिपकने लायक हो तो हम इसको ऐसे चिपका देंगे, ठीक। और नहीं चिपकने लायक तो ऐसे पकड़ लेंगे। और एक बात का और कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम जब चेक करेंगे या एक्यूलैब का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि शरीर में कोशिश करें कि कोई भी मेटल का पार्ट ना हो, ठीक। जैसे रिंग और वॉच, ये सब नहीं होने चाहिए। कम से कम उस हाथ में तो कतई नहीं होने चाहिए जिसको हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक, उसमें नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, अगर किसी को बॉडी में पेस मेकर, मतलब किसी भी व्यक्ति को पेस मेकर लगा है तो कतई नहीं इस्तेमाल करना है, और कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं करनी अगर पेस मेकर लगा है तो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वो हाथ हमारे गीले नहीं होने चाहिए, सूखे हुए होने चाहिए। अगर गंदे तो हमें पहले साफ करना चाहिए, फिर उनको सुखाना चाहिए, ये करना है। इसके बाद दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो उस समय इस्तेमाल नहीं करना है, और खाली पेट है तो भी नहीं करना है। थके हैं और खाली पेट दोनों चीजें हैं तो पहले रेस्ट करेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरा खाना खाया है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद में ही इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जैसे के समय में हम यूज करते हैं तो सर्दी के समय में हाथों का टेम्परेचर हम सामान कर लें, यानी उनको थोड़ा सा गर्म कर लें, तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक, ये करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये एक सावधानी हो गई। और दूसरा हमें ध्यान में रखना है, अब जैसे मान लो अगर जरूरत नहीं है, बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस्तेमाल नहीं करानी। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है मतलब उनको नहीं करानी चाहिए, ठीक। उसका इफेक्ट थोड़ा बच्चे पे जाता है, इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए। और, और इसके बाद में जो है अ, ये सामान्य चीजें हैं, पेसमेकर का बहुत ध्यान रखना, इन चीजों पे हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। अब देखिए, जब हमने इसको चालू कर लिया, पहले तो इस बटन से चालू किया, फिर बीच में एक बटन गोल लगा हुआ, इसको पुश करेंगे, ठीक। और अभी ये डिटेक्ट मोड में है, आपको यहाँ ऊपर लिखा होगा डिटेक्ट मोड, जहाँ ये 5 बना हुआ है डिटेक्ट मोड लिखा हुआ है, ठीक। तो अभी हमने एक पॉइंट पे किया, और एक पॉइंट पे करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो ये प्रोब है, ठीक, इस प्रोब को, इसको तो हमने अपने हाथ में पकड़ लिया, इस प्रोब को राइट साइड में पकड़ा, लेफ्ट में हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा साव सांग पॉइंट है, देखिए सबको दिखाई दे रहा होगा, ये साव सांग पॉइंट नहीं दिख रहा है ना? अभी देखिए अंगूठे में ये पॉइंट दिख रहा है आपको? यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये हमारा साव सांग पॉइंट है, ठीक। ये साव सांग पॉइंट है, ठीक। इसी की तीव्रता को ध्यान में रख के हमें चेक करना है। अब जैसे मान लो हमने एक पॉइंट पे लगाया, अब एक पॉइंट पे अगर कोई भी सेंसेशन नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो फिर हम 2 पॉइंट पे करेंगे, ठीक। फिर 2 पॉइंट पे हम सेंसेशन चेक करेंगे कि व्यक्ति बियरेबल है, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत तेज लग रहा हो और उसको वो डर जाए। बस इतना होना चाहिए कि हमें यहाँ ठीक ठाक फील हो रहा है, और जितना भी फील हो रहा है उसको 100 कर लेंगे। किसी किसी की क्या होता है, मेरिडियंस काफी नीचे होती हैं, तो हमें उसको 3 नंबर भी करना पड़ सकता है, तो 3 नंबर पे कर लेंगे, ठीक है। या कभी क्या होता है
कि किसी का सर्कुलेशन भी वीक होता है, लेकिन ये साव सांग पॉइंट पर सर्कुलेशन नॉर्मली सबका रहता है, किसी किसी का कम हो जाता है, जिनकी स्किन थोड़ी हार्ड जैसी हो जाती है। तो ये हमारा साव सांग पॉइंट है, इसको कहते हैं साव सांग पॉइंट। इसी को ध्यान में रख के इस पॉइंट को हमें उसको फील करा देना है। और एक काम और करिए, पहले करना है कि जैसे नए लोग हैं कभी कभी वो डर जाते हैं, तो उनको ये फील कराइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, हमने इस मशीन को उनको, और ये दूसरे का हाथ है, ये मान लीजिए दूसरे का हाथ, इस पेन को दूसरा हाथ मान लीजिए, हमने अपने हाथ से पकड़ा और अपने हाथ से पहले प्रोब लगाएंगे, और प्रोब को हमें 90 डिग्री पे रखना है, प्रोब को 90 डिग्री पे ही रखना है। ठीक। तो अब हम उनसे पूछेंगे कि मैंने अपने हाथ में लगाया, क्या आपको महसूस हो रहा है? तो वो क्या बोलेंगे? नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि उनको महसूस नहीं होगा। इससे ये साबित होता है कि इसमें करंट नहीं है। जैसे कभी कभी लोगों को लगता है कि प्लग में लगा है तो इसमें करंट है, तो ये इससे प्रूव कर दिया हमने कि इसमें करंट नहीं है। ठीक। इसके बाद उनकी पहले हथेली में ही हम ऐसे कुछ जगह पे लगाएंगे और उनको एहसास कराएंगे कि नहीं, हमें कहीं महसूस हो रहा या नहीं हो रहा, तो कहीं उनको हल्का सा महसूस होगा। ठीक। तो इससे क्या होगा, वो थोड़ा हैबिट में आ जाएंगे। अब वो उससे परिचित हो जाएंगे कि हाँ, जैसे कहीं चींटी ऐसा लगेगा तो वो थोड़ा परिचित हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे इस सावसांग पॉइंट। ये सावसांग पॉइंट पॉइंट हमारे देखिए दोनों हाथों में बराबर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस राइट लेफ्ट साइड में करते हैं तो हम यहीं से चेक करते हैं। ठीक। तो ये हमारा सावसांग पॉइंट है। अब देखिए समझ दिखाई दे रहा है सावसांग पॉइंट? क्लियर दिखाई दे रहा? यस सर, दिखाई दे रहा। अब ये सबको पता चल गया होगा सावसांग पॉइंट क्या है। अब देखिएगा, ये हमने पता कर लिया सावसांग पॉइंट पे, उसकी इंटेंसिटी हमने पता कर ली। ठीक। 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट से शुरू करेंगे, 2-3 पॉइंट पे आवश्यकता हो सकती है। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान रखेंगे कि हमें दो चीजें ध्यान रखेंगे। जैसे ये साव सांग पॉइंट पे जो सेंसेशन हमें मिलेगा, उसको हम बता देंगे कि इसको 100 मान लीजिए। ठीक। अब जब हमें भी पता होना चाहिए कि जब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, जब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे तो क्या होगा कि अगर साव सांग पॉइंट के बराबर सेंसेशन मिल रहा, जिस पॉइंट को हमने चेक किया है, साव सांग पॉइंट के अगर बराबर मिल रहा है या इससे ज्यादा मिल रहा, तो निश्चित रूप से वहां पे समस्या है, वहां पे समस्या, वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है। और अगर इससे 50% मिल रही है तो समस्या नहीं है। साव सांग से अगर 50% मिल रहा है तो समस्या नहीं है। अगर 50 से ऊपर बढ़ रहा है, 60, 70, 75 इस तरह से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। या कह सकते हैं कि इस अंग तक हमारी ची एनर्जी का प्रवाह सही नहीं, क्योंकि ची एनर्जी का अगर प्रवाह सही हो जाएगा तो बॉडी संतुलित हो जाएगी। ठीक। तो हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें, क्योंकि जहां पे एनर्जी का फ्लो सही नहीं होगा, सेंसेशन तेज क्यों मिलता है, अब ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्यों सेंसेशन तेज मिलता है? क्योंकि जहां पर ब्लॉकेज होगा, यानी एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होगा, वहां से इसका जो वो वेव जो है वो वापस बहुत तेजी से आती है। जब वापस आती है तो वहां पे हमें ज्यादा महसूस होता है। और अगर वहां पे ब्लॉकेज नहीं है, यानी एनर्जी का फ्लो सही है, तो आसानी से वो चली जाती है वेव्स, इसलिए वहां पे हमें सेंसेशन कम मिलता है। तो अगर 60-70 है, इसका मतलब शुरुआत हो गई है, और 100 है तो 100% वहां पे समस्या है, यानी इसके बराबर है तो समस्या है। अब देखिए, हम पहले जब चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले उसके डाइजेस्टिव पॉइंट चेक करने चाहिए, यानी पेट के जो पॉइंट है वो हमें चेक करने चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि पेट से बहुत सारी समस्याएं जन्म भी लेती हैं, और अगर पेट गड़बड़ है तो बहुत सारी समस्याएं होने की संभावना है, और आप उन्हें डायग्नोस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ये उंगली हमारी इंडेक्स फिंगर है। अच्छा, एक चीज और आप बता देते हैं। जैसे ये हमारा पाम साइड है, ठीक है, पाम साइड है, इसमें जैसे ये हमारी उंगलियां हैं, तो भले ही हमारा बायां हाथ है, लेकिन एक ही उंगली में लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट होते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक।
यानी ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें अंगूठे की तरफ का जो हिस्सा है वो लेफ्ट का होता है, और अंदर की तरफ का जो होता है वो राइट का है। इसी तरह से जो हमारी इल्डर फिंगर है, बीच वाली, इसमें जैसे ये हमारे पॉइंट है, ये लेफ्ट के हैं ये, और ये राइट के हैं। इसके बाद ये हमारी रिंग फिंगर, इसमें हर एक में वही है, ये लेफ्ट का हिस्सा, ये राइट का हिस्सा, सब में स्थिति है। तो लेफ्ट राइट दोनों ही हमारे एक हाथ में मिल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक पॉइंट है ना, वो दो तीन मेरिडियंस के साथ कनेक्टेड होता है, वो दो तीन मेरिडियंस के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा जिस अंग पे हमने लगाया वहां पे हो रहा, हो सकता है वो उसको वो प्रॉब्लम ना हो, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। दूसरी बात, जैसे कभी कभी हम हार्ट के पॉइंट पे लगाया, चूंकि हमारा बैलेंस पॉइंट है, अगर ये बैलेंस सही नहीं तो यहाँ हार्ट के पॉइंट पे भी लग सकता है। ठीक। और अगर बैलेंसिंग नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और लेकिन हार्ट पे हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो लोग कहते नहीं हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम डायग्नोज करने का ये जो बेसिक चीज थी वो आपने समझ ली। इसके बाद अब हम आएंगे जो डाइजेस्टिव पॉइंट। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर में ही आप जब उल्टा हाथ करेंगे तो देखिएगा इंडेक्स फिंगर में जो इल्डर फिंगर है यानी बड़ी उंगली है, वहां पे ये पॉइंट है। ये पॉइंट आप देखिएगा, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट दिखाई दे रहा है। नो समझ में सर। समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा? आप देखिए, थोड़ा और, थोड़ा और ऊपर करिए, हाँ अब दिख रहा ये दिख रहा है ना? ये समझ में आया, ये हमारी इंडेक्स है। फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में ये बड़ी उंगली की तरफ ये पॉइंट सर हमारा है, ये सर कॉन्स्टिपेशन जी। स्क्रीन शेयर कर दें क्या? स्क्रीन शेयर करेंगे? करिए, देखिए, अच्छा उसमें अगर ज्यादा समझ में आए तो वो करिए। हाँ, इसमें देखिए समझ में अगर आ रहा हो तो ये देखिएगा, ये जैसे हमने पॉइंट बताया था इंडेक्स फिंगर पे, ठीक है, ये पॉइंट का नंबर होगा, ये देखिए हमने और बड़ा कर लिया है, ये कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। नंबर क्या है ये? 30 नंबर है क्या? 20? सर कितना 20 है? 20। 20? ये ये पॉइंट, जहाँ हाँ एरो, बिल्कुल, ये बहुत एरो बढ़िया, लगा है। ये पॉइंटर आया जहाँ हाथ बना हुआ है, ये ये कॉन्स्टिपेशन का है। और अगर इसमें दिख रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये पॉइंट है हमारा। ठीक। मतलब ये ऊपर नहीं है, जो हमारा अपर है, अपर से थोड़ा नीचे है। ठीक। ये पॉइंट है, ये कॉन्स्टिपेशन का है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज का। ठीक। अब देखिए, इसको और पक्का करने के लिए हमने ये कॉन्स्टिपेशन देख लिया, फिर यहाँ पे हम 19 नंबर भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होगी। ठीक। और पक्का करना चाहते हैं तो हम जाएंगे पाम साइड में। पाम साइड में हम इंटेस्टाइन का पॉइंट चेक करेंगे। तो अभी मैं 20 नंबर सीखा कि 20 नंबर हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। ठीक। इसके बाद 19 नंबर गैस्ट्रिक अल्सर का है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। ठीक। और इसके बाद जो है, तो ये दो पॉइंट कंफर्म हो गए ना? वहां बोलते जाइए। यस सर। ये दो पॉइंट क्लियर हुए? हेलो? जी सर। यस सर। यस यस सर। सर, क्लियर हो गया। अच्छा, दो पॉइंट क्लियर हो गए ना? अब देखिए पाम साइड पे जाते हैं। अब हथेली की तरफ का चार्ट लगाइए। लगा हुआ है सर। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ लगा हुआ है। अब ये देखिए हथेली की तरफ जो है हम देख रहे हैं, तो अब ये देखिएगा, ये देखिए 27 नंबर पे 22 नंबर है ये। 22 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे आप
जैसे वहां पे उसमें आप देखना चाहेंगे तो कैसे हम इसको कभी कभी जैसे मान लो इसमें तो आपका डायग्राम बना हुआ है, और जब हम अपने हाथ पे चेक करते हैं तो हम कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। ठीक। तो अब देखिएगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है। एक तो हमारी जो ये आपने देखा होगा, ये लाइन सबके हाथ में होती है, इस लाइन पे है ये पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट हमारा कहाँ पड़ रहा है? ये जो बीच की उंगली है, ठीक, ये बीच की उंगली है, ये बीच वाली बड़ी वाली उंगली जो है उसके सीध में, और इधर अंगूठे की सीध, अंगूठे के, इसके देखिए अंगूठे से थोड़ा सा जो है इसके बीच से आ रहा है। ठीक, बिल्कुल अंगूठे के बीच की तरफ से, यहाँ बीच में, और ये बड़ी वाली उंगली के बीच से, ये पॉइंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो ये हमारा यहाँ पर पड़ेगा, इस जगह, इसमें अगर दिख रहा हो तो ये पड़ेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसके बाद इंटेस्टाइन हो गया, और इसी के साथ में हमारा, क्योंकि जब हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी महसूस होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे दूसरा रीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन मोस्टली 99% ये संभावना है कि कॉन्स्टिपेशन होगा तो यहाँ पे भी महसूस होगा। दूसरी बात क्या है, कभी कभी आंतों में स्वेलिंग भी होती है, कभी कभी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होती है, तो भी इस पॉइंट पे हमें महसूस होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, जैसे एक ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट हमने आपको दिखाया था, एक ये पॉइंट है। इसके बाद नीचे देखिएगा आंतें बनी हुई हैं, इंटेस्टाइन बनी हुई है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको गौर से देखना है कि इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन था। ठीक, यहाँ पे, और ये तो का पॉइंट बना हुआ में स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इधर जो लेफ्ट में है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ये 14 नंबर पे, अंतरिक्ष 14 नंबर पे आइए, लार्ज इंटेस्टाइन है ये। हाँ, ये 14 नंबर है, इस पे लार्ज इंटेस्टाइन है। और इधर ये जो हमारा 13 नंबर है, इस पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, तो ये दो तीनों पॉइंट जब हम चेक करेंगे, इसके साथ और चेक करेंगे, अब यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन थी, ये थी, तो यहाँ पे संभावना क्या हुई कि अगर कॉन्स्टिप और जो कॉन्स्टिपेशन होगा तो आंतों में स्वेलिंग आएगी आएगी। ठीक। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कभी कभी जो आते हैं ना, जो आते हैं आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट भी करते हैं, आते मूवमेंट करते हैं, तो इनकी गति रुक जाती है। जो गति रुक जाती है, या कभी कभी आते हमारी किसी कारण से उसमें वो आ जाता है, कंप्रेशन। ठीक, कंप्रेशन आ सकता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, लंबा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आगे जो गंदगी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, यानी हम मोशन हमारा सही नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से बाउल लूप हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें फिर अगर हम इसी पे काम कर लेंगे, तो जैसे लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, ये कराना पड़ा, वो नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस पे काम कर लेते हैं। एक्टिव लाइफ से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये हमें पता चल गया। और इसके बाद अभी और थोड़ा सा हम डाइजेस्टिव पॉइंट जाएंगे, लीवर के पॉइंट पे। ठीक। अब देखो यहाँ पे आपका जो लीवर है, एक तो ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है 30 नंबर पॉइंट पे, और ये लीवर का चित्र बना हुआ है। ठीक। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लीवर हमारे बॉडी में किस हिस्से में होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे बॉडी में लीवर किस हिस्से में होता है? राइट साइड में। ठीक है, लीवर हमारा जो होता है हमारे बॉडी में राइट साइड में, पसलियों से थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा, बल्कि कुछ पसलियों के अंदर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पसलियों के अंदर राइट साइड में रहता है लीवर। वही में पैंक्रियाज, वो सब लगभग एक साथ में ही, लीवर से ही जुड़ा पैंक्रियाज होता है, लीवर से जुड़ा पैंक्रियाज होता है, और पैंक्रियाज से जुड़ा गॉल ब्लैडर होता है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो लीवर जो है ना बाइल जूस का निर्माण करता है, वो स्टोर करता है उसमें, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और जब जरूरत होती है, तो जब जैसे मान लो कभी कभी लीवर में प्रॉब्लम आती है, तो वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, तो बाइल जब हमारे उसमें बढ़ जाता है, ठीक है,
तो उससे पीलिया शो होने लगता है, ये होता है। तो एक ये काम हुआ हमारा। अब इसके बाद लीवर का एक ये पॉइंट था। अब लीवर के लिए देखिएगा, एक लीवर का ये पॉइंट था, एक लीवर का ये पॉइंट है हमारी इंडेक्स फिंगर में। ठीक, लीवर डिसऑर्डर जहां पे कॉन्स्टिपेशन था, उससे थोड़ा सा, जहां से हमारा ये पार्ट, उंगली जहां से, जो जिसको हम कहते हैं पोर कहते हैं, जो पहला ये ये पोर होता है, यहाँ पे ये लीवर डिसऑर्डर का है। अब देखिए यहाँ पे लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, तो ये लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट है, यानी लीवर हमारा सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। इसके बाद इसके बाद हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर होती है, सॉरी, ये स्मॉल फिंगर, छोटी वाली उंगली, लिटिल फिंगर, इसमें ये लीवर का पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट क्या शो करता है, ये लीवर फैटी को शो करता है। ये लीवर फैटी को शो करता है। अब लीवर फैटी के देखो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं लीवर फैटी के। जैसे हम पूछ सकते हैं कि आपका लीवर, जैसे मान लो हमें पता चला कि लीवर फैटी है, तो फैटी का लक्षण क्या होता है कि जैसे हमने खाना खाया तो हमें यहाँ पे दर्द महसूस हो सकता है, या हम ऐसे झुके, थोड़ा सा आगे झुकेंगे तो हमारा राइट साइड में चुभन जैसी महसूस होगी, या पेट ज्यादा बाहर निकला है, तो समझिए लीवर फैटी के लक्षण है। और लीवर फैटी को लोग हल्के में लेते हैं। लीवर फैटी की जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो लीवर सिरोसिस होता है। देखिए सिरोसिस और सोराइसिस में अंतर होता है। सिरोसिस होता है लीवर में, सोराइसिस होता है स्किन में। सिरोसिस और सोराइसिस, ठीक है, तो स्किन में होता है, वो बाहर हमें दिखाई देता है। लीवर में सिरोसिस होता है। तो जब लीवर सिरोसिस होता है, तो जैसे लीवर फैटी होता है तो अगली स्टेज सिरोसिस की होती है, और सिरोसिस की अगली स्टेज जो होती है लीवर कैंसर की होती है। इसलिए लीवर फैटी को हल्के में नहीं लेना है। और लीवर फैटी दो कारणों से होता है। एक तो आपका होता है अल्कोहल लेने से, और ये जरूरी नहीं है कि जो अल्कोहल ले रहा है उसी का लीवर फैटी होगा या लीवर गड़बड़ होगा। जो नहीं ले रहा है, अल्कोहल नहीं ले रहा है, उसका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो आपने आज देखे डाइजेस्टिव पॉइंट जो हैं हमारे, ठीक, तो डाइजेस्टिव पॉइंट में आपने तीन चार कौन कौन से क्लियर किए, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, लीवर, इंटेस्टाइन, इनमें देखा। और इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये आपने देखा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, पाचन के बाद जो है ना, हम हार्ट के पॉइंट पे आते हैं। पाचन के बाद हार्ट के पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब पाचन हमारा गड़बड़ होता है, और क्यों इसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब पाचन और लीवर गड़बड़ तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो जाता है। पाचन और लीवर जब गड़बड़ होता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि लीवर है ना, जो हमारे खाने पीने से हमारे शरीर में जो फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके अलावा लीवर जो है ना, वो क्या करता है, एचडीएल का प्रोडक्शन करता है। एचडीएल हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। एलडीएल की मात्रा इसकी रेंज होती है, एलडीएल एलडीएल की रेंज होती है ना 200 150 के नीचे होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए ठीक है। ठीक है, और एलडीएल एचडीएल हमारा 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये रेंज हमारी होनी चाहिए। तो ये जब लीवर काम सही नहीं करता तो हमारा एचडीएल कम होने लगता है और एलडीएल बढ़ने लगता है, तो उससे रेशियो गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो अब देखिए लीवर के पॉइंट, लीवर के बाद हम हार्ट के पॉइंट को देखते हैं। हार्ट हमारा देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये देखिएगा आपका, एक ये आपने पॉइंट देखा होगा, ये जहां पे लिखा है राइट आर्टम, राइट एंड लेफ्ट, ये चेम्बर है। ये जो हार्ट बना अंगूठे के सामने देखिएगा, अंगूठे के सामने ये हार्ट के चेम्बर होते हैं। चार चेम्बर होते हैं, दो लेफ्ट में होते हैं, दो राइट में होते हैं। हार्ट के चार चेम्बर होते हैं। ठीक है, और इनमें चेम्बर में क्या होता है, कभी कभी एक चेम्बर में जैसे अटैक आ जाता है, या एक चेम्बर हमारा वीक हो जाता है। ठीक, ये होता है चेम्बर वाल्व, यहाँ पे हमारे होते हैं हार्ट में। तो यहाँ पे अगर हमें महसूस हो रहा है, तो यहाँ समझिएगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। और अब इसके लेफ्ट के हिस्से में, अब इस पॉइंट पे अगर आप लेफ्ट के हिस्से में देखेंगे, तो आपको जो जो हमारा
चेम्बर है ना, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों हैं। ऊपर के हिस्से को जो है राइट और नीचे का हिस्सा लेफ्ट, इस तरह से शो किया जाता है। तो एक ये आपको यहाँ पे महसूस होगा। इसके बाद दूसरा हार्ट का पॉइंट ये 26 नंबर पे है। ठीक है, 26 नंबर पे ये आपका हार्ट का पॉइंट है। ठीक, इसके बाद ये हार्ट का पॉइंट है। और हार्ट का ये जो हार्ट जो बना हुआ है बीच वाली उंगली के सामने, इसमें एक्चुअल में जो बड़ी वाली उंगली है, वो बड़ी वाली उंगली है, उसके नीचे देखिएगा जो ये पॉइंट है शायद 67, जहाँ पे इसोफेगस लिखा है। ठीक, इसोफेगस लिखा है। इसोफेगस के नीचे जो होता है वो आर्टरीज का पॉइंट होता है। जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिखा है, कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट 66 है। और हाँ, जहाँ पे हाथ बना हुआ है, जहाँ पे अभी अंतरिक्ष ने हाथ का संकेत दिया है, यहाँ पे और नीचे आइए। हाँ, और थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, आप थोड़ा सा नहीं, हार्ट के ऊपर जाइए, जहाँ पहले तो वहां सही थे, यहीं बने रहिए। इससे थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आइए, राइट का मतलब हाँ, हार्ट की तरफ आइए थोड़ा सा, बस। यहाँ पे हमारे होते हैं अब थोड़ा आगे चले गए इसके पहले, तो यहाँ पे होता है हमारी, हाँ बस, अब सही, एग्जैक्ट सही हो। यहाँ पे आर्टीज होती है, हार्ट की आर्टीज, जो हार्ट की हमारी 3 आर्टीज होती हैं। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे लग रहा है और इसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट 66 का, और कभी कभी ये पॉइंट जो ये हार्ट जहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट को चेक करिए। अगर ये तीनों पॉइंट लग रहे हैं तो निश्चित रूप से हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद जब ये हार्ट के पॉइंट जहाँ पे ये हमारा 26 नंबर था, और ये, तो इनसे ये शो होता है कि हमारे चेस्ट में पेन भी हो रहा है, क्योंकि हार्ट के पॉइंट है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज है, यहाँ पे हार्ट है। हार्ट को पंप करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हार्ट पे यानी सीने में हमारा पेन होता है। तो हार्ट का सिम्टम्स देखिएगा, एक तो लेफ्ट साइड में चेस्ट में यहाँ पे पेन होगा। ठीक, लेफ्ट साइड में, ये हम कह सकते हैं चेस्ट हमारा ये है, कंधे से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पेन होगा, महसूस होगा। और ये पेन हमारे लेफ्ट साइड के हाथ में आएगा, ये पीछे कंधे की तरफ भी जा सकता है। ठीक, यहाँ से कंधे के इसी के सामने कंधे पे जा सकता है, हाथ में आएगा, और हाथ में कमजोरी महसूस होगी। ये हार्ट अटैक का लक्षण है। ठीक, ये है। तो अब देखा आपने कि हार्ट का पॉइंट, अब इसको कैसे इंडिकेट करेंगे अपनी अगर जैसे उंगली पे आते हैं, मान लो अपने हाथ पे कर या किसी के हाथ पे करते हैं, तो हमें ध्यान रखना कि आर्टरी हमारी कहाँ है, जो इल्डर फिंगर है उसके सीध में चले आइए, बिल्कुल सीध में। और जहां से हमारी ये लाइन काटती है, देखिए इसमें लाइन रेखा है ये, यहाँ पे जहां पे ये रेखा इसके सामने आती है, उंगली के सामने, वहीं पे हमारी आर्टरीज है। ठीक, और ये कोलेस्ट्रॉल का ये पॉइंट ऊपर नीचे फिजिकली हो सकता है। तो इसका एरिया हम थोड़ा सा देखते हैं, कि जैसे हमारा यहाँ पे आर्टरी थी और यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल, हमारा हाथ तो खैर दिख नहीं रहा होगा, तो हाथ को थोड़ा सा उठा के आप यहाँ लाइए 66 पॉइंट के थोड़ा सा नीचे। 66 पॉइंट है, ये 66 है ना, 66 है कि 68 है, कितना है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिखा है, कितना पॉइंट है, 66। कोलेस्ट्रॉल सर 66 है। हाँ, इसी पे लाइए, यहीं पे लाइए 66 जहाँ लिखा है। ठीक, जहाँ लिखा है उसी पे जाइए। हाँ, अब देखिए जहाँ लिखा है वहां भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, फिजिकली जब हम चेक करेंगे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से हमने चेक कर लिया। और जब कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति का बढ़ा होगा तो उसका हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। ठीक, और हार्ट बीट बढ़ने का कारण कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्लस अगर हमारा हार्ट कमजोर होता है तो भी हार्ट बीट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हार्ट हमारा जो है ना, जब कमजोर होता है तो फिर वो क्या करता है कि सही से पंप कर नहीं पाता, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए वो और जल्दी जल्दी धड़कने की कोशिश करता है, ये कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप तेज दौड़ के आते हैं तो हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हार्ट तेजी से वर्क करने लगता है, इसलिए हार्ट बीट बढ़ती है। क्योंकि ऑक्सीजन को, शरीर को उस समय ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हार्ट तेजी से पंप करता है। ठीक, क्योंकि जब पंप करेगा तो स्पीड ब्लड सर्कुलेट होगा, क्योंकि ब्लड के साथ में तो ऑक्सीजन मिलेगा,
ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि सीधे हवा हम लेते रहेंगे। हाँ, जब हम सांस लेते हैं मुंह से तो वो मुंह में जाती है, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के द्वारा, मतलब एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि मुंह से जाएगी, लंग्स में जाएगी, और लंग्स से कुछ छनती भी है हवा। यहाँ पे हवा हमारी फिल्टर होके जाती है और वो फिर ब्लड में जाती है। ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा हार्ट के पॉइंट, हमने तीन चार यहाँ पे देखे। इसके बाद बैक साइड में देखते हैं। बैक साइड में हार्ट के पॉइंट देखिए। एक ये हमारा हार्ट का पॉइंट जो येलो पॉइंट है 9 नंबर पे। ठीक। लिटिल फिंगर में ये भी हमारा हार्ट का पॉइंट है। ठीक। इसके बाद इसके बाद देखिएगा आपका, एक मिनट एक मिनट, इसी में देखिएगा ये स्मॉल इंटेस्ट जो स्मॉल लिटिल फिंगर है, इसमें भी राइट साइड की तरफ हमारा हार्ट का पॉइंट है। ठीक। और यहाँ पे जो स्वेलिंग लिखा है ना, ये स्वेलिंग केवल ऐसा नहीं कि हार्ट के लिए है, ये स्वेलिंग बॉडी में कहीं भी हो सकती है। ये स्वेलिंग पॉइंट जो है ये बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग को इंडिकेट करता है। तो आज आपने 3 पॉइंट देखे आपने, 5-6 पॉइंट आपने देखे हार्ट का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब देखिए, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमने हार्ट को देखा, तो हार्ट के साथ में हम हाइपरटेंशन को भी देख लेते हैं। ठीक। हाइपरटेंशन में देखिएगा जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में नीचे से यानी सबसे पहला से हमारी उंगली फोल्ड होती है, उसके ऊपर जाइए, राइट लेफ्ट साइड में 49 पॉइंट है। ये हाइपोटेंशन का है। और ये कौन सा, 45, 48। ठीक। यानी हम इसी में देखेंगे जहां पे हाथ बना हुआ है जो पॉइंट कर रहा है, अंतिम ने किया 49, ये हाइपोटेंशन का, हाइपोटेंशन का हाइपोटेंशन, मतलब। सर अब इसके लक्षण हाइपोटेंशन, कैसे पता करें? हाइपोटेंशन 49 और हाइपरटेंशन 48। हाँ ठीक है। तो हाइपोटेंशन का कैसे हम पता करेंगे? जैसे बॉडी में सुस्ती रह रही है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आंखें बंद हो रही हैं, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा, उस समय इसका मतलब समझिए कि हमारा बीपी लो हो रहा है। ये लक्षण है उसके। हाइपरटेंशन में क्या है? हाइपरटेंशन में हमें हाइपर हो जाते हैं, सोचते ज्यादा हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। ये हाइपरटेंशन के लक्षण है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपने 48-49 तो देखिए, इसके साथ में देखिएगा बैक साइड में जाइएगा, ये जो हमारा हाथ है, ये लिखा है ब्लड प्रेशर एक्यूपॉइंट। ये ब्लड प्रेशर, ये बड़ा सा गोला बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, ये ब्लड प्रेशर एक्यूपॉइंट है। इसको भी जब आप डायग्नोज करेंगे तो आप कंफर्म कर लेंगे कि नहीं आपको बीपी बढ़ा हुआ है। ये यहाँ पे। ठीक। तो ये पॉइंट आपने देखे आज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव, हार्ट, और हार्ट से जुड़ा हुआ हाइपरटेंशन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो बीपी बढ़ेगा। ठीक। और इसके बाद आपने, अगर हम और थोड़े पॉइंट अगर दिखाते हैं तो हम आपको, चलिए इसी उंगली में हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं जो या इतना ही रखा जाए ताकि याद बने रहें। और बीपी को कंट्रोल करने के लिए चलिए आपको एक चीज बता देते हैं कि बीपी अगर किसी का बढ़ा है तो ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है ये रिंग, अगर कुछ नहीं है तो अगर आप उंगली से इसे दबाना शुरू कर देंगे तो आपका बीपी बैलेंस हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे इन्होंने पॉइंटर लाया अंतरिक्ष, तो यहाँ से आपको बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ दबाना शुरू कर देंगे तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से हम बीपी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। चीजें, सामान्य चीजें, जैसे बीपी बढ़ता क्यों है? बीपी बढ़ने के कारण तो बहुत सारे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा तो भी बीपी बढ़ेगा। इसके बाद अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपको बीपी बढ़ेगा। अगर एसिड का प्रॉब्लम है तो भी आपको बीपी बढ़ेगा। सर तेज चकराएगा, सर दर्द करेगा, एसिड की वजह से, एसिड और गैस की वजह से आपको सर में दर्द बहुत तेज हो सकता है, और साथ में बीपी भी बढ़ सकता है, बढ़ता है बीपी।
गैस्ट्रिक और एसिड एसिड से भी बीपी आपका बढ़ता है, क्योंकि एसिड जब हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है, यानी उसमें हमारा अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो बीपी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्योंकि लोग तो पहले ही कम हो गए हैं, कोई फायदा नहीं है। जिनको ज्यादा लगता पता था, या तो समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि दो कारण हो सकते हैं, या तो आता है ज्यादा, और या तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बस दो ही कारण होते हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। काफी देर आपने धैर्य से सुना, और जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और एक्टिव लाइफ केवल एक प्रोडक्ट जांचने के लिए नहीं है। एक्टिव लाइफ एक प्रोडक्ट है जिससे हम अपने स्वयं को हमें यूज करना है।